नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। तो आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं वो है मैट कान की द यूनिवर्स हैज़ अ प्लान, अ गाइड टू लेटिंग गो। इसका एक सार हमारे पास है और ये किताब फोकस करती है कि कैसे हम अपने इमोशनल बोझ को थोड़ा हल्का करें और जीवन के साथ थोड़ा सिंक में आएं। तो आज की चर्चा का हमारा मकसद यही है कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें, जैसे डर है, गिल्ट है, दूसरों को ब्लेम करना, इन सबको कैसे छोड़ें और कैसे ज़्यादा इमोशनल फ्रीडम पाएं, जीवन के फ्लो के साथ कैसे चलें। तो ये सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि महसूस करने की बात है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। इस किताब का जो बिल्कुल कोर आइडिया है वो है जाने देना, लेटिंग गो। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है ना, पर इसका मतलब क्या है असल में? सार कहता है कि लाइफ में मुश्किलें ज़्यादातर इसलिए आती हैं क्योंकि हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, उनका प्रतिरोध करते हैं। सही कहा। और ये प्रतिरोध मतलब ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। जैसा सार में बताया गया है, ये डर हो सकता है, किसी भी तरह का डर, फेल होने का डर, आगे क्या होगा उसका डर, या फिर ये हो सकता है कि हम लगातार खुद को ही जज करते रहते हैं, मैंने ये गलत किया, मैं अच्छी नहीं हूँ, वो वाली फीलिंग। हाँ, सेल्फ जजमेंट। बिल्कुल। या फिर दूसरों को दोष देना, ब्लेम करना। तो जब तक हम इन इमोशंस को पकड़ के रखते हैं ना, तो हम एक तरह का बोझ लेकर घूमते हैं और ये बोझ हमारी एनर्जी खींचता है, हमें खुलकर जीने नहीं देता। तो मतलब ये एक गांठ जैसी है अंदर, जिसे खोलना जरूरी है। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं जैसे नदी बह रही है और बीच में कोई बड़ा सा पत्थर आ जाए तो पानी रुक जाता है ना, दबाव बनता है। वैसे ही ये भावनाएं हमारे अंदर जो एनर्जी का फ्लो है उसे रोक देती हैं। तो जाने देना मतलब उस पत्थर को हटाना, ताकि जीवन की नदी फिर से आराम से बह सके। और किताब का मकसद यही है कि इन अंदरूनी गांठों को पहचाने कैसे और फिर धीरे धीरे उन्हें खोलें, ताकि वो इमोशनल फ्रीडम महसूस हो सके। ये समझना जरूरी है कि ये कोई पैसिव चीज नहीं है कि बस बैठ गए। ये एक एक्टिव काम है अंदर ही अंदर। और इसमें मदद के लिए किताब कुछ गोल्डन रूल्स देती है, सुनहरे नियम। पहला नियम ही अपने आप में बहुत गहरा है, वो है आपने कुछ गलत नहीं किया है। अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर अगर हम अपनी किसी पुरानी गलती के बारे में सोचें। हाँ बिल्कुल, ये पहली बार में थोड़ा चौंका सकता है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका ये मतलब नहीं कि हमसे कभी गलतियां ही नहीं हुई। कौन है जिससे नहीं होती? इसका मतलब है कि वो गलतियां, वो मुश्किल एक्सपीरियंसेस, उन्होंने भी हमें कुछ सिखाया ही है, हमें वो इंसान बनाया है जो हम आज हैं। ये नियम असल में हमें गिल्ट से निकालकर सेल्फ कंपैशन की तरफ ले जाता है, मतलब खुद पर थोड़ी नरमी बरतना। अच्छा। हम अक्सर सोचते रह जाते हैं, काश मैंने वो ना किया होता। ये नियम कहता है, अरे भाई जो हुआ वो तुम्हारी लर्निंग का हिस्सा था, तुम्हारी जर्नी थी वो। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। तो ये एक तरह से अपने पास्ट को, अपनी पूरी कहानी को बिना किसी शर्म या गिल्ट के अपनाना है। ये मानना कि जो बुरे अनुभव थे वो भी जरूरी थे हमारे बढ़ने के लिए। एग्जैक्टली, ये बस नजरिए का फर्क है। देखिए, गिल्ट हमें पास्ट में फंसाए रखता है, हाँ, है ना? हाँ। और सेल्फ कंपैशन वो हमें आजादी देता है कि हम आज में जिएं और अपना कल बनाएं। जब हम ये मानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, इस गहरे वाले मतलब में, तो हम खुद को कोसना बंद कर देते हैं। फिर हम उन अनुभवों से क्या सीखा उस पर फोकस कर पाते हैं। तो मुश्किलें फिर बोझ नहीं लगती, वो सीढ़ियां बन जाती हैं। ये एक बहुत पावरफुल शिफ्ट है सोचने में। वाकई। और दूसरा सुनहरा नियम वो भी उतना ही सोचने वाला है। जो कोई आपको दोष देता है वो खुश नहीं है। ये भी एक ऐसी बात है जो हमें रोक देती है एक मिनट के लिए, क्योंकि जब कोई हम पे उंगली उठाता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? डिफेंसिव होना या पलटकर जवाब देना। हाँ, और यहीं पर ये नियम काम आता है। ये हमें सिखाता है कि देखो, जब कोई तुम्हें ब्लेम कर रहा है ना, तो अक्सर वो इंसान अपनी ही कोई भड़ास निकाल रहा होता है। उसके अंदर कोई दुख है, कोई डर है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, वो उसे बाहर फेंक रहा है। सार भी इसी तरफ इशारा करता है।
उनका ब्लेम करना हमारे बारे में शायद उतना नहीं है जितना उनकी अपनी मानसिक या भावनात्मक हालत के बारे में है। हो सकता है वो खुश ना हो, अपने लाइफ से संतुष्ट ना हो, तो वो नेगेटिविटी दूसरों पर डाल देते हैं। तो ये नियम हमसे चाहता क्या है कि हम उनकी बात सुने ही नहीं या उन्हें सही मान लें? नहीं, ये उनके गलत व्यवहार को सही ठहराने के लिए बिल्कुल नहीं है। गलत तो गलत है, लेकिन ये नियम हमें उस ब्लेम को पर्सनली लेने से बचाता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि अरे ये तो शायद इनकी अपनी कोई अंदरूनी लड़ाई चल रही है, तो हम उसे खुद पर हमला नहीं मानते, हम उसे बस एक घटना की तरह देख पाते हैं। इससे होता क्या है कि हमारी अपनी शांति बनी रहती है, हमारी इमोशनल एनर्जी बचती है। अच्छा, हम चाहें तो सहानुभूति रख सकते हैं उनके व्यवहार को सही माने बिना, लेकिन उनका बोझ हम अपने ऊपर नहीं लेते। ये डिफेंसिव होने के बजाय ऑब्जर्व करने जैसा है। ये तो बहुत ही कमाल का नजरिया है। डिफेंसिव होने की जगह ऑब्जर्वर बन जाना, इससे तो वाकई बहुत एनर्जी बच सकती है। इन नियमों को समझने के बाद लगता है किताब हमें एक और लेवल पर ले जाती है, जहां बात सिर्फ खुद को संभालने की नहीं बल्कि एक बड़ी पिक्चर पर यकीन करने की है। किताब एक बड़ी योजना या यूनिवर्स पर भरोसे की बात करती है। अब ये शब्द कुछ लोगों को थोड़े स्पिरिचुअल लग सकते हैं। हाँ, और ये जरूरी है कि हम इन शब्दों के पीछे की फीलिंग को पकड़ें। जरूरी नहीं कि हम यही शब्द इस्तेमाल करें। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो किताब जिस विश्वास, समर्पण, आस्था की बात कर रही है वो एक्चुअली कंट्रोल छोड़ने की बात है। हम क्या करते हैं, हम अक्सर लाइफ को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, हर चीज अपने हिसाब से चले, ये कोशिश करते हैं। और ये कोशिश आती कहाँ से है? डर से, कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये समर्पण क्या है फिर? मतलब कि हम कोशिश ही ना करें, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। समर्पण का मतलब हार मान लेना या कुछ न करना नहीं है। जैसा सार में बताया गया है, समर्पण का मतलब ये मानना, ये एक्सेप्ट करना कि लाइफ में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है और शायद एक बड़ी शक्ति है या एक रिदम है जो काम कर रही है। ये डर से जीने के बजाय दिल से जीना चुनना है। हार्ट सेंटर्ड लिविंग। दिल से जीना मतलब करुणा, संवेदनशीलता, कनेक्शन, इनको ज्यादा महत्व देना, अपने अंदर की आवाज पर, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखना, ये समझना कि जो रास्ते मुश्किल लग रहे हैं हो सकता है वो भी हमें वहीं ले जा रहे हों जहां हमें जाना है। ये लगातार लड़ने के बजाय जीवन के फ्लो के साथ बहने जैसा है, थोड़ा ढीला छोड़ना। ये नियंत्रण छोड़ना और फ्लो के साथ बहना सुनने में तो बड़ा पीसफुल लगता है, पर शायद करने में मुश्किल हो, खासकर जब चीजें वैसी ना हो रही हों जैसा हम चाहते हैं। बिल्कुल मुश्किल हो सकता है, और इसीलिए किताब सिर्फ फिलॉसफी पे नहीं रुकती। जैसा सार में है, इसमें प्रैक्टिकल टूल्स भी हैं। ये सिर्फ सोचने की बातें नहीं रह जाती, बल्कि करने की चीजें बन जाती हैं। अच्छा, तो ये टूल्स किस तरह के हो सकते हैं? क्या सार में कुछ अंदाजा दिया है? सार इशारा करता है कि इसमें मंत्र हो सकते हैं, छोटे पावरफुल वाक्य जिन्हें हम दोहराकर अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। जैसे शायद मैं सुरक्षित हूँ, या मैं इस पल को स्वीकार करती हूँ। या फिर इसमें कुछ खास तरह के अभ्यास या मेडिटेशन टेक्निक्स हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जिससे हम टेंशन या डर महसूस होने पे खुद को शांत कर सके फौरन, या शायद लिखने की कोई प्रैक्टिस हो जिससे हम अपने अंदर जो भी दबा हुआ है उसे बाहर निकाल सके। ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी वाली बात अच्छी है। मतलब सिद्धांत हवा में नहीं है, उन्हें जमीन पर उतारा जा सकता है। बिल्कुल, ये टूल्स ही मदद करते हैं इन आइडियाज को अपनी रोज की लाइफ में लाने में, अपने अनुभवों में उतारने में। ये एक पुल की तरह काम करते हैं किताब के ज्ञान और हमारे जीने के तरीके के बीच। और इन अभ्यासों को करने से फायदे क्या हो सकते हैं? सार किन बेनिफिट्स की तरफ इशारा करता है? कई फायदे बताए गए हैं। सबसे पहला तो है इमोशनल फ्रीडम का बढ़ना। मतलब पास्ट के रिग्रेट्स, फ्यूचर की चिंताएं, लोग क्या कहेंगे, इस सब बोझ से थोड़ी मुक्ति मिलना। दूसरा, जीवन के फ्लो में ज्यादा भरोसा आना। ये यकीन कि हाँ, चीजें मुश्किल हो सकती हैं पर अंत में सब ठीक होगा, या कम से कम हम उसे संभाल लेंगे। और दूसरों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उन पर भी असर पड़ता होगा इसका? हाँ, जरूर। सार बताता है कि इससे हमारी क्षमता बढ़ती है कि हम डर, ब्लेम या शर्म से रिएक्ट करने के बजाय प्यार और करुणा से रिएक्ट करें। जब हम खुद पर कम सख्त होते हैं ना, सेल्फ कंपैशन, तो हम दूसरों के लिए भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और करुणामय हो जाते हैं। और शायद सबसे बड़ा फायदा है एक गहरी अंदरूनी शांति, इनर पीस का अनुभव,
जब हम अंदर की लड़ाइयाँ छोड़ना सीखते हैं तो मन शांत होने लगता है। ये फायदे तो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या ये रास्ता सबके लिए एक जैसा आसान है? क्या सार को चुनौतियों या सोचने लायक बातों का भी जिक्र करता है? हाँ, करता है। और ये जरूरी भी है कि हम प्रैक्टिकल रहें। पहली बात तो, जैसा आपने पहले कहा भी था, किताब की जो भाषा है, जैसे यूनिवर्स, एनर्जी, सोल, हो सकता है ये उन लोगों को थोड़ी एलियन लगे जिनका माइंडसेट ज्यादा लॉजिकल, साइंटिफिक या सेक्युलर है। उनके लिए शायद इन शब्दों से कनेक्ट करना या इनका मतलब निकालना मुश्किल हो। तो क्या वो लोग इन प्रिंसिपल्स का फायदा नहीं उठा सकते? ऐसा जरूरी नहीं है। जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे डर छोड़ना, खुद पर रहम करना, ब्लेम के पैटर्न को समझना, ये तो साइकोलॉजिकली भी वैलिड है। हाँ। शायद उन्हें इन आइडियाज को अपनी भाषा में, अपने फ्रेमवर्क में फिट करना पड़े। यूनिवर्स की जगह वो जीवन का प्रवाह या चीजों का नेचुरल ऑर्डर कह सकते हैं। जरूरी ये है कि वो पीछे के सिद्धांत को समझे, शब्दों में ना अटकें। ये बात तो सही है। और क्या चुनौतियां हो सकती हैं? दूसरी अहम बात यह है कि जाने देना, लेटिंग गो। ये कहने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही मुश्किल हो सकता है। ये कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। इसमें सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं होता कि किताब पढ़ी और कल से सारी चिंताएं छूमंतर। पुराने सोचने के तरीके बड़े गहरे होते हैं, उन्हें बदलने में टाइम लगता है, लगातार कोशिश लगती है। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये एक प्रोसेस है, कोई जादू की छड़ी नहीं। बिल्कुल। और एक और नाजुक बैलेंस है जिसे साधना होता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। किताब समर्पण और विश्वास पर जोर देती है, ठीक है, लेकिन लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहां हमें एक्टिवली कुछ करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो कहाँ सरेंडर करना है और कहाँ एक्शन लेना है, इसके बीच का बैलेंस कैसे मिलेगा? हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जाने देने या फ्लो के साथ बहने के चक्कर में हम जरूरी एक्शन लेने से ही कतराने लगें या मुश्किलों को फेस ही ना करें। बिल्कुल, यही वो पतली सी लाइन है जिसे हर किसी को खुद ही खोजना पड़ता है, अपने विवेक से। समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। इसका मतलब है कि हम अपना बेस्ट एफर्ट करें और फिर रिजल्ट को लेकर जो एक चिपकी हुई चिंता होती है ना, या कंट्रोल करने की फीलिंग, उसे छोड़ दें। ये समझने की कोशिश करें कि क्या हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारे एफर्ट्स, हमारे रिएक्शंस, और क्या नहीं है, जैसे फाइनल रिजल्ट या दूसरे लोग कैसे बिहेव करेंगे। बैलेंस इसी समझ से आता है। ये सच में काफी गहरे और सोचने वाले पॉइंट्स हैं। ये किताब सिर्फ आसान जवाब नहीं देती, बल्कि हमें अपने अंदर देखने और सोचने पर मजबूर करती है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मैट खान की किताब के सार से क्या खास बातें निकल कर आती हैं? मुझे लगता है जो मुख्य संदेश है वो कई लेयर्स में है। पहला, अपने अंदर जो इमोशनल बोझ है, डर, गिल्ट, ब्लेम, उसे पहचानो और धीरे धीरे जाने देना सीखो, क्योंकि यही आज़ादी का रास्ता है। दूसरा, खुद के लिए सख्त होने के बजाय दयालु बनो, सेल्फ कंपैशन। समझो कि तुम्हारी गलतियां और मुश्किलें भी तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा हैं। तीसरा, जब दूसरे ब्लेम करें तो उसे पर्सनली लेने के बजाय ये देखने की कोशिश करो कि शायद उनके अपने दर्द या फ्रस्ट्रेशन से आ रहा है। और चौथा, लाइफ की तरफ एक भरोसे का नजरिया अपनाओ। ये मानो कि शायद कोई बड़ी रिदम या प्लान काम कर रहा है और लगातार कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ने से शांति मिल सकती है। और ये सब मिलकर हमें ज्यादा इमोशनल फ्रीडम, बेहतर रिश्ते और एक गहरी अंदरूनी शांति दे सकते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक विचार जो इस चर्चा से उभरता है और जिस पर शायद सुनने वाले आगे सोच सकते हैं। किताब जाने देने और प्लान पर भरोसा करने पर काफी जोर देती है। ये बहुत पावरफुल आइडियाज हैं, नो डाउट, लेकिन कोई इंसान कैसे फर्क करेगा कि उसकी सच्ची अंदरूनी आवाज या इंट्यूशन उसे समर्पण की तरफ ले जा रही है या फिर वो जरूरी एक्शन लेने से बच रहा है और उसे गलती से जाने देना समझ रहा है। मतलब असली इंट्यूशन और पैसिव अवॉइडेंस में फर्क कैसे करें? ये सवाल हमें अपने इरादों के प्रति और हम क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं उसके कारणों के प्रति ईमानदार होने की चुनौती देता है। ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। अपनी इंट्यूशन और बचने की आदत के बीच का फर्क समझना, ये अपने आप में एक गहरी यात्रा है।